हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। स्वागत है आपका नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस वाले बैच में। और यहां पर जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत ही सवाल की करने की है, प्रैक्टिस करने की है। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे जो सबसे लास्ट दो चैप्टर बच रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, सारे ही कर चुके हैं, बस दो ही बच रहे हैं, मेटलर्जी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। तो हम उसी के क्वेश्चंस आज करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सवाल मेटलर्जी पहले करते हैं। पहला सवाल, सल्फाइड और जो होते हैं उनकी जनरली क्या किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन किया जाता है। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सल्फाइड और है जिसका आप फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं करते हो। आप क्या करते हो, उसको लीचिंग मेथड से जो है वो कंसंट्रेट करते हो। वो होता है आपका अर्जेंटाइड। स्पालेराइट होता है बेटा ZnS, अर्जेंटाइड होता है Ag2S, और गैलेना होता है बेटा PbS, CuFeS2। इसका क्या किया जाता है, मैक्साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, कैसे करते हैं, Ag2S याद होगा, प्लस NaCN प्लस H2O प्लस O2, इसमें ये रिएक्शन करवाई जाती है और यहां बनता है क्या, NaAgCN2 कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और साथ में क्या बन जाता है, Na2S, जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके इसको क्या बना देता है, Na2SO4। ठीक है, तो ये तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिर इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते थे, जो कि आपका क्या हो जाता था, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता था, खुद अंदर बैठ जाता था, Na2ZnCN4। ठीक है, और सिल्वर जो कि +1 में है, उसको रिड्यूस करके कहाँ ले आता था, 0 में। ये तरीका होता था। ऐसा हमने लीचिंग जो है हम एक के लिए और करते हैं, और वो कौन सा होता है, बॉक्साइट। क्या इसको हम मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, तो आंसर है यस, इसको मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एल्यूमिना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि यहां पर Al2O3 के साथ क्या मिलाया जाता है, Na3AlF6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। और इसके साथ मिलाया जाता है CaF2, जिसको बोलते हैं फ्लोरोस्पार। ठीक है, ये फ्लोरोस्पार हो जाता है। इन दोनों का यूज भी सुन लो, हालांकि अभी तो सवाल में नहीं पूछा है। इन दोनों का यूज क्या है, यूज भी सुन लो। यूज टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3, जिसकी हमको जरूरत पड़ती है ताकि कम टेम्परेचर पे काम हो जाए। इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो बस ध्यान रखने का कि इसमें क्या मिलता है, Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2, यही लिखा है भाई। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, Which of the following element is present as the impurity to the maximum extent in the pig iron? देखो, जो पिग आयरन होता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है 4% कार्बन। फिर कास्ट आयरन होता है, उसमें 3% कार्बन होता है। और फिर रोट आयरन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये ऑफ आयरन। ठीक है, तो अभी जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो क्या है, वो है आपका कि किसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। तो जो पिग आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। मैंगनीज सिलिकॉन ये भी होता है, लेकिन कार्बन मैक्सिमम परसेंटेज में होता है। होने को इनमें और भी इंप्योरिटी भी होती है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड? देखो भाई, वेपर फेज रिफाइनिंग के दो प्रोसेस होते थे, याद है। पहला मॉन्ड्स और दूसरा वैन आर्कल। मॉन्ड्स में किसके लिए होता था, मॉन्ड्स जो होता था वो होता था रिएजेंट जो है इसमें यूज होता है CO, यूज्ड फॉर Ni। और इसमें वैन आर्कल में जो रीएजेंट होता था वो होता था I2 एंड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता था, टाइटेनियम
जिरकोनियम इनके लिए यूज होता था। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, वैन आर्कल का हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड। गैलियम इंडियम को कैसे करेंगे, तो मैं इनको बता देता हूं, AgAu इनको तो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और कपलेशन इनसे चलता है। Na जो है वो होता है आपका मोन्ड्स से। आयरन जो है उसकी होती है प्यूरिफिकेशन, आपके आयरन की प्यूरिफिकेशन किससे कर सकते हो आप, इस आयरन की प्यूरिफिकेशन भी आप कर सकते हो कार्बन से इसका रिडक्शन होता है। और आयरन को आप कर सकते हो मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आयरन की कर सकते हो, है ना, क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं तो इसलिए रिफाइनिंग का प्रोसेस एज सच कोई इसके लिए अलग से स्पेसिफिक नहीं है। चलो उसके बाद जिरकोनियम और हॉफनियम क्या हो गया आपके पास, ये वाला। गैलियम इंडियम आपको जोन रिफाइनिंग से होंगे। ठीक है भाई, चले आगे। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन इम्प्योर आयरन। देखो भाई SiO2 क्या होता है, इम्प्योरिटी आयरन में, और CaO हम क्या लेते हैं, बेसिक फ्लक्स। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, CaSiO3, ये होता है आपका स्लैग, इसको बोलते हैं बेसिक फ्लक्स। तो कौन सी रिएक्शन है जो क्या कर रही है, रिएक्शन कौन सी है जो स्लैग बना रही है, CaCO3 CaO प्लस SiO2 CaSiO3, ये वाली चौथी रिएक्शन हो गई जो स्लैग का फॉर्मेशन कर रही है। आसान आसान चीजें बेटा, एक बार नोट्स रिवाइज करोगे सारे सवाल लग जाएंगे। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3, ये हो गया, आई थिंक ये सवाल हमने कर दिया, ये रिपीट है, इसको वापस हटाते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द सल्फाइड और द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो होता क्या है, Cu2S को हम O2 लिमिटेड देते हैं, तो क्या होता है यहां पर कुछ तो Cu2O बन जाता है, उसके साथ SO2 भी बन जाती है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सेस में होता है, एक्सेस में होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल रोस्टिंग। और पार्शियल रोस्टिंग के बाद एक अगली स्टेप आती है, क्योंकि ये एक्सेस में था तो सारा कन्वर्ट नहीं हुआ, तो Cu2S को हम Cu2O के साथ वापस भिड़ा देते हैं। जब इस तरह से हम करते हैं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉपर मिलता है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ पर ये जो सल्फाइड आयन है यही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर गया एक तरह से। तो ये किसको रिड्यूस कर रहा है, कॉपर को, तो कॉपर +1 से कहाँ आ गया है, 0 में। ये जो कॉपर मिलता है ये कैसा होता है, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ये 98% प्योरिटी होती है इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको हम इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिडक्शन। चलिए तो बताओ Cu2S को आपने किसके साथ भिड़ा दिया, ये बस सवाल यही पूछ रहा है कि क्यूप्रस ऑक्साइड विथ, Cu2S को नहीं, क्यूप्रस ऑक्साइड को आपने Cu2S के साथ भिड़ा दिया, तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते भाई। आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूटेंट। ये जो आपका स्टील होता है, स्टील, इसमें आयरन के साथ क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन, आयरन का मिनरल कौन होता है। पायरोलुसाइड जो होता है वो MnO2 होता है। मैग्नेटाइट जो होता है वो H3 क्या बोलते हैं, है ना, H2O3, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कैसिटेराइट। पहले इसको देखते थे, मेलाकाइट किसको बोलते हैं, ये होता है कॉपर का कार्बोनेट एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड, यही होता है। मैग्नेटाइट होता है आपका Fe3O4, हेमेटाइट होता है Fe2O3। कैसिटेराइट को क्या बोलते हैं, तो ये होता है SnO2, कैसिटेराइट को क्या बोलते हैं, SnO2। तो आयरन का मिनरल कौन सा हो गया, आयरन का और कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। ठीक है भाई, ओके। बढ़े आगे, चले। नेक्स्ट,
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द मेटल इज फाइनली ऑप्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ को। देखो फिर से आया ये सवाल, रिपीट हो गया है ना। किसके साथ होता है? कॉपर 1 सल्फाइड के साथ, Cu2S के साथ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसके साथ होता है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो AgCN का होल ट्वाइस बन रहा है ना, Na, इसको हम जिंक के साथ रिएक्शन करवा के क्या कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या बोलोगे इसको? डिस्प्लेसमेंट विथ जिंक। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट विथ जिंक, ये क्या बन जाता है? Na2ZnCN4 और क्या बन जाएगा? सिल्वर। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आ जाओ नेक्स्ट, कंसिडरिंग द एलिंगम डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। सिंपल है, Al और Mg में Mg ऊपर आता है तो ये नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। अगर आप एलिंगम डायग्राम से देखोगे तो एलिंगम डायग्राम में अगर ये मैग्नीशियम है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है और ये Al2O3 है तो इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, ये Al2O3 वाला है। तो ये Al2O3 हो गया, ये Mg से MgO हो गया। तो मैग्नीशियम का ग्राफ जो है, मैग्नीशियम Al2O3 को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। इस पॉइंट के बाद एल्यूमिनियम भी MgO को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसने उस पॉइंट की बात नहीं करी, नॉर्मल बात करी है। ऐसा कोई आपको जिसको एलिंगम डायग्राम का नहीं पता है वो भी इसको आंसर कर सकता है। कैसे? सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि एल्यूमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम आता है, बाकी सब नीचे आते हैं। ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। यहां पर भी ऐसा ही है कि जो ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एलिंगम डायग्राम में कहाँ आता है? नीचे आता है। बस इस बात का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, विच वन इज मेलाकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी मेलाकाइट बताया था, कौन सा होता है? कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट। ये सिंपल कॉपर का हाइड्रोक्साइड है और इसका नाम होता है चैल्कोपायराइट। और एक और नाम होता है कॉपर पायराइटीज। ठीक है, तो चले आगे, और याद होंगे, सवाल कर लोगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। गलत। क्या होना चाहिए? SO2। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल। गलत। क्या होना चाहिए? मॉन्ड्स। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। सही है। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ। गलत है। 4% कार्बन। 4% कार्बन किस में होता है? पिग आयरन में होता है। एक्चुअली कास्ट आयरन जो है वो यूज होता है, मोल्ड होता है, बट क्योंकि यहां पर सवाल में बाकी 3 ऑप्शन जो बहुत ज्यादा गलत थे इसीलिए फिर इसको सही मानना पड़ा। अदरवाइज कास्ट आयरन जो है उसको वैरायटी ऑफ शेप में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पिग आयरन को भी आप वैरायटी ऑफ शेप्स दे सकते हो, मोल्ड कर सकते हो हर एक चीज में। इसीलिए हमने इसके लिए भी क्या किया है? पिग आयरन को भी मान लिया है। तो बाकी ऑप्शन जो है वो सरेआम गलत थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है वो ठीक ठाक सही था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सवाल 2021 का था। अब बताइए इसमें क्या आंसर जाएगा? हाँ जी, याद है ये सवाल? एक्चुअली ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। हाईली प्योर जो लाइन है वो ऐड की हुई है एनसीईआरटी ने जोन रिफाइनिंग में, और जोन रिफाइनिंग में गैलियम भी होता है जो रूम टेम्परेचर के आसपास क्या होता है? लिक्विड होता है। लेकिन इन्होंने आसपास वाली बात नहीं मानी। इन्होंने एक ही चीज देखी कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, अकॉर्डिंग टू एनटीए जो आंसर गया था वो गया था डिस्टिलेशन। अकॉर्डिंग टू एनटीए आंसर क्या गया था? डिस्टिलेशन। क्योंकि ये होता है ZnCd और Hg। Hg जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। तो फाइनल आंसर जो है अकॉर्डिंग टू एनटीए जो फाइनल आंसर दिया गया था वो डिस्टिलेशन था। मतलब ठीक है, ये एक मेरी सोच है कि इसमें जोन रिफाइनिंग क्यों नहीं था। कोई बात नहीं, हमको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, छोड़ो, आप डिस्टिलेशन वाला ही आंसर ध्यान में रख लो। ठीक है, डिस्टिलेशन था।
ठीक है भाई, चलो डिस्टिलेशन मान लेते। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, एट एनोड Cl2 गैस। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इनटू क्लोरीन गैस अकर्स, ये सही है। रिडक्शन ऑफ Cl माइनस, ये भी सही है। फॉर ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा जी हैज बीन नेगेटिव, ये तो सारे ही गलत हो गए ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव ही होता है। ई नोट सेल नेगेटिव होता है। When copper ore is mixed with silica, a reverberatory furnace, copper matte is produced. copper matte क्या होता है भाई, Cu2s होता है प्लस क्या होता है, Fe(S) होता है, इसको बोलते हैं कॉपर मेट। तो सल्फाइड ऑफ कॉपर सेकंड, नो, सल्फाइड ऑफ कॉपर फर्स्ट एंड आयरन सेकंड, ये हो गया ना। तो ये हो गया, क्यों ऐसे क्यों हुआ, ये +1 में है और ये +2 में है, इसको बोलते हैं कॉपर मेट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑटो रिडक्शन है, एक्चुअली यहाँ पे Cu2s, Cu2O प्लस Cu2s, यहाँ एरो आएगा ना, यहाँ बीच में एरो है, और आंसर भी यही है, ठीक है भाई, आंसर भी यही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, रिडक्शन है ये सब। तो नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, है ना। अबंडेंट एलिमेंट्स में अगर जाओगे तो कौन सा आएगा, आयरन आएगा ही आएगा। आयरन के बाद क्या आएगा, तो आयरन के बाद आता है क्या, एल्यूमिनियम। तो आयरन और एल्यूमिनियम हमको उठाना पड़ेगा ऑप्शन में से, है ना। आयरन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो आयरन एल्यूमिनियम के हिसाब से आंसर टिक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो हैं वो आप स्टार्टिंग में दी हुई है, अबंडेंस की बात दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, इंफॉर्मेटिव है। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जोन रिफाइनिंग किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा, मेटल की मोल्टन स्टेट में इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबल होती है। तो इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल, तो आंसर तो ये हो गया। तो हम जोन रिफाइनिंग में क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे, मतलब हम यहाँ पे थर्मल रोलर घुमाते थे जिनका टेम्परेचर क्या होता था, बहुत ज़्यादा हाई। टेम्परेचर हाई होता था तो हाई टेम्परेचर की वजह से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एक साथ यहाँ आ जाती थी, तो फिर इसको फिजिकली कट कर लेते थे। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता था, अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को ऐसा लगता था कि जहाँ टेम्परेचर हाई हो रहा है वहाँ पर मेटल जो है वो मेल्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। हमको मेल्ट करना नहीं होता था, बस इम्प्योरिटी को चकमा देना होता था कि भाई मेल्ट होगा इस तरफ, तो इम्प्योरिटी उसके साथ साथ मूव करने लग जाती थी। तो इनको वन साइड घुमाया जाता था थर्मल रोलर्स को, ठीक है। और ये किस किस के लिए यूज होता है, तो ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सल्फाइड और मेटल इज फॉर्म्ड बाय द, फिर से आ गया रिडक्शन Cu2O का किसके साथ करेंगे, Cu2s के साथ करेंगे। कितनी बार जाने, कितनी बार ये सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट, ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे अभी बताया कि Cl माइनस क्या हो जाएगी, Cl2 गैस बन जाएगी। तो बस पहला ही आंसर हो गया, खत्म। ब्राइन का मतलब होता है NaCl एक्वस, NaCl एक्वस को क्या कहा जाता है, ब्राइन। नेक्स्ट, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम Al3+ इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम, ठीक है। ये जो आपका Al2O3 होता है, यहां से हम एल्यूमिनियम तक पहुंचते हैं इम्प्योर, और ये होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है भाई, तो इसमें आप देखोगे कि एल्यूमिनियम, ये तो सरेआम ही गलत हो गया, +3 का ऑक्सीडेशन होके 0 थोड़ी बनेगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड, नहीं। ऑक्सीजन शुरू से -2 में था
और जब लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकलेगा और CO2 बन के जब रिलीज होगा तो भी -2 में ही होगा, इसका मतलब चेंज नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस नहीं होती। तो एक ही बचता है, ग्रेफाइट जो है वो ऑक्सीडाइज। देखो Al3+ है और O2- है, ये जाएगा एनोड पे। एनोड किसका है? कार्बन का। तो क्या बन जाएगा? CO या फिर CO2 हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा? एट कैथोड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। यहाँ होता है क्या? रिडक्शन। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिडक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, है ना? इसमें दिक्कत है भाई। जो ऑपरेटर भैया थे उन्होंने क्या किया? सवाल नहीं उठाया, उन्होंने यहाँ का चौथा ऑप्शन उठाया और आगे वाले सवाल में डाल दिया। अब ये सवाल क्या था ये नहीं पता, तो इसलिए मैं इस स्लाइड को डिलीट कर रहा हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? हो सकता हो इसमें एक से ज्यादा आंसर मिल जाए, आपको एक से ज्यादा आंसर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? देख लेंगे। चलिए एक बार पढ़ लो ध्यान से इन ऑप्शन को, जब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। हाँ भाई, पढ़ लिया अच्छे से ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन कहता है कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन। ये सही बात है। पिग आयरन एक बार हमको ब्लास्ट फर्नेस से मिल जाता है, उसके बाद हम इसमें हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर हवा भेजी जाती है, कार्बन जो है उसमें एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जब जलता है तो खुद तो CO2 बन जाता है, लेकिन इसमें जो 4% कार्बन होता है साथ के साथ उसको भी क्या बना लेता है? CO2 बना के उड़ा देता है। तो यहां पे ये कितना % कार्बन रह जाता है? सिर्फ 3। अब हम यहां पर ऐड करते हैं कुछ साथ में, स्क्रैप ऐड करते हैं। स्क्रैप ऑफ आयरन गुड क्वालिटी का होना चाहिए ये, कारण आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो, आप ना इसकी प्योरिटी बढ़ा रहे हो, तो आयरन खराब नहीं डालेंगे, अच्छे वाले आयरन का कचरा डालेंगे, मतलब कि रोट आयरन का कचरा मिलाया जाता है इसमें। तो पहला तो सही हो गया। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स NaAgCN का होल ट्वाइस ऐसा होता है। अगर आप इसको सोडियम को हटाओगे तो ये Na+ है और ये माइनस आएगा, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एनायनिक होता है। कैसा होता है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स सही होता है। निकल इज प्योरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, गलत। ZrNTi प्योरिफाइड बाय वैन आर्कल, सही है। तो आंसर कौन से आपके सही हो गए? 1 और 4 जो है आपके सही हो गए। क्या इसने करेक्ट ही पूछा था? यस, तो 1 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, in the extraction of aluminium by Hall-Héroult process, purified Al2O3 is mixed with CaF2। अभी बताया था इसके यूज, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और कंडक्टिविटी बढ़ाता है। आंसर हो गया 1 and 2। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is correct about the role of substances added in the froth flotation pad? Collector enhance the non-wettability ऑफ द मिनरल पार्टिकल, है ना? नॉन वेटाबिलिटी बढ़ा देता है मिनरल पार्टिकल्स की, है ना? कलेक्टर करता है क्या ऐसा? दूसरा, कलेक्टर एनहांस द वेटाबिलिटी ऑफ गैंग पार्टिकल। गैंग के साथ कलेक्टर का क्या लेना देना? इंप्योरिटीज के साथ कलेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, इसको तो गलत कर दो। बाय यूजिंग डिप्रेसेंट इन द प्रोसेस 2 सल्फाइड ओर्स कैन बी सेपरेटेड। यस, डिप्रेसेंट यूज करते हैं हम लोग। डिप्रेसेंट कौन कौन से होते हैं? NaCN हो सकता है और KCN हो सकता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स डिक्रीज वेटाबिलिटी ऑफ गैंग, इनका वेटाबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास आंसर हो गए 2। कलेक्टर एनहांस नॉन वेटाबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, एक्चुअली जो और पार्टिकल होते हैं उनकी पानी के साथ भीगने की टेंडेंसी को कलेक्टर कम कर देता है, तो फिर वो ऑयल से ज़्यादा भीगते हैं और ऑयल से ज़्यादा भीगते हैं तो ऊपर जाते हैं।
तो वो क्या कर रहे होते हैं कि जो भी और पार्टिकल्स पानी के साथ, थोड़े बहुत पानी के साथ भीग कर जो नीचे रह जा रहे थे टैंक में, तो वो ऊपर नहीं आ रहे थे फ्रोथ में, तो हमने कलेक्टर मिलाया। कलेक्टर क्या करता है, उनको पकड़ के ऊपर लाता है। कलेक्टर क्या करता है, बेसिकली पानी से भीगने की टेंडेंसी को कम कर देता है, या कहें कि नहीं भीगने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। बात तो एक ही है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है 1 and 3, 1 and 3 आर करेक्ट। करेक्ट ही पूछा था भाई। नेक्स्ट, इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय, देखो अभी बताया था कलेक्टर का कोई यूज नहीं होता, डिप्रेसेंट का होता है। एडजस्टिंग दोनों लिखवा रखे हैं नोट्स में। जो ये होता है, ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ KSP वैल्यूज। तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, ZnS और PbS दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर दोनों है तो आंसर दोनों लिखने पड़ेंगे, और अगर दोनों में से एक है जिसके चांसेस वैसे तो डिप्रेसेंट वाले के हैं, तो फिर एक ही करना है। दो है तो दोनों करने। कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, Al2O3 जो होता है, Al2O3 इसके साथ इंप्योरिटी होती है SiO2 की और Fe2O3 की। ये मेजर होती है ना, या यूं कहें, इसको मेजर मत लिखो। और साथ में ये TiO2 भी होता है, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल। ये कैसा होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है भाई। तो मेजर इंप्योरिटी, कॉमन इंप्योरिटी पूछिए, क्या क्या टिक कर दोगे बताओ। Fe2O3 कर दोगे, SiO2 कर दोगे, 3 and 4 आंसर हो गया। ये सारी है क्या, इंप्योरिटी। चलो नेक्स्ट, which of the following ores are concentrated by froth flotation। froth flotation से कौन सा होगा, जो सल्फाइड ओर होगा वही होगा। तो जरा देखते हैं, क्या ये Fe2O3 है, नहीं होगा। क्या ये PbS है, ये हो जाएगा। क्या ये CuFeS2 है, ये भी हो जाएगा। क्या मैग्नेटाइट होगा, Fe3O4 नहीं होगा। तो बताओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो हो जाएंगे, तो आंसर कौन सा हो गया, 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following reactions occurs during calcination? Calcination का मतलब होता है in absence of O2, used for oxygenated ores। oxygenated ores के लिए होगा। तो बताओ, oxygenated ores एक तो ये रहा, कैल्सिनेशन है बिल्कुल। सल्फाइड के लिए क्या होता है, ये तो रोस्टिंग हो गई, तो इसको काट दो, ये रोस्टिंग है, यस। Al2O3 हाइड्रेटेड ओर्स बिकम एनहाइड्रस, है ना, यूज्ड फॉर ऑक्सीजनेटेड ओर्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो ये हो गया, फिर ये की भी रोस्टिंग हो गया, तो आंसर हो गया हमारे पास 1 and 3। ठीक है भाई, 1 and 3 कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। 1 and 3 किसके एग्जाम्पल हैं, कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द ओर्स कैल्साइंड, एक्चुअली ये लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्साइंड ओर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्साइंड ओर्स, इसको हटा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्साइंड ओर्स, ये फॉलोइंग कैल्साइंड ओर्स जो कैल्सिनेशन हो गए हैं उनके बाद। कैल्साइंड का मतलब क्या होता है, जिनका कैल्सिनेशन होगा, है ना, और उसके बाद रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ठीक है, देखो बेटा, Fe2O3 है, यस, हम इसका कैल्सिनेशन ही करेंगे क्योंकि ये ऑक्साइड है। कैलामाइन है, तो बताओ कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन होता है ZnCO3, हम इसका भी कैल्सिनेशन ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी ऑक्सीजनेटेड है। जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी किसी भी फॉर्म में, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, इन सबको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ओर्स।
जिसमें ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। आयरन पायराइटिस क्या होता है, FeS2 होता है बेटा, और स्फालेराइट क्या होता है, ZnS होता है। तो इनका तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो इनका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, इनका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, और उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन। तो इसने पूछा, हालांकि आयरन और जिंक दोनों को कार्बन से रिडक्शन कर सकते हैं, यहां पर भी आयरन और जिंक ही हैं तो कार्बन से रिड्यूस ही होंगे आगे जाके, लेकिन शब्द यूज किया इसने कैल्साइंड, बोला ऐसा और जिसका कैल्सिनेशन हुआ हो, रोस्टिंग नहीं हुई हो। तो इसका, इन दोनों का कैल्सिनेशन हुआ है, तो आंसर चला जाएगा 1 और 2, क्योंकि फिर कह रहा हूं नीचे वाले दोनों भी आयरन और जिंक ही है बेटा, लेकिन इनको रोस्टेड ओर्स बोलेंगे, ये रोस्टेड होंगे, वो कैल्साइंड होंगे। तो शब्द पकड़ लेना, सवाल में कैल्साइंड लिखा था, ठीक है भाई। द मेन रिएक्शंस अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट। देखो पहली मेन रिएक्शन दिख ही रही है, Fe2O3 की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये नहीं होती। Fe2O3 प्लस कार्बन जो है वहां पर भी नहीं होती। एक ये है स्लैग वाली, तो मेन रिएक्शन कौन सी होगी, 4 होगी। ये स्लैग फॉर्मेशन की है और ये रिडक्शन है। नेक्स्ट, in which of the following method of purification metal is converted to its volatile compound which is decomposed to give pure metal। पहले हम volatile compound बनाते हैं, ये है मॉन्ड्स, ये भी, इसमें भी ऐसा ही होता है। हीटिंग विथ आयोडीन, दिस इज योर वेन आर्कल, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो फिर लिक्वेशन डिस्टिलेशन काट दो, फिर क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा आंसर सही है। चले नेक्स्ट आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए डिप्रेसेंट प्रिवेंट्स सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल टू कम टू द फ्रूट, सही है ना। डिप्रेसेंट क्या होता है, एक को सॉल्युबल बना लेता है और एक को फ्रोथ में अलाउ कर देता है। तो ये कह रहा है किसी एक को, सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल को नीचे ही रख लेता है, ठीक है। कॉपर मैट कंटेन्स Cu2s एंड ZnS, गलत। क्या होता है, Cu2s एंड FeS होता है। उसके बाद द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर बैरेटरी फर्नेस हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, ये भी सही है। SO2 गैस के इवोल्यूशन होने की वजह से उस पर क्या होते हैं, ब्लिस्टर अपीयरेंस बन जाती है, छाले टाइप बन जाता है। जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन, नहीं। सेल्फ रिडक्शन किसके लिए होता है, Cu2s है ना, HgS एंड PbS के लिए यूज होता है। क्यों होगा प्रभात। तो आंसर हो गया हमारे पास, आंसर हमारे पास कौन से निकल के आए हैं, 1 और 3 इज करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। Next, extraction of gold and silver involves leaching the metal with cyanide ion, the metal is recovered by। देखो ये सवाल दूसरी बार आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, आप ये एक चीज नोट कर रहे हो, मैंने PYQs करवाए थे और फिर मैं NCERT एग्जाम्पलर करा रहा हूं। आप देखना NCERT एग्जाम्पलर के सवाल PYQ में ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब एग्जाम्पलर से सीधे सीधे सवाल नीट में आते हैं, ध्यान रखना, है ना। राज की बात है, बताना नहीं किसी को, अपने करके चले जाना, मैं करवा रहा हूं ना, मस्त रहो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन, ये सही है। रोस्टिंग, इसमें कुछ नहीं होता। कैल्सिनेशन फॉलोड बाय रोस्टिंग नहीं होता। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एक्चुअली इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आंसर हो गया पहला, आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए, तो मेटलर्जी के सवाल हमने कर लिए, अब हम बढ़ेंगे कहां पर, डी ब्लॉक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बहुत कॉमन सवाल है, कई बार करवा चुका हूं, PYQs ही करवाता हूं डी ब्लॉक के, क्योंकि डी ब्लॉक से मुश्किल सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम केस में रिपीट होगा सवाल, ठीक है। तो मेरे नोट्स पढ़ के जाइएगा और NCERT की रीडिंग लगा के जाइएगा, और साथ में कुछ PYQs वगैरह क्वेश्चंस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है डी ब्लॉक के लिए। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। पहली चीज, हम कलर तो याद नहीं कर सकते, मुझे पता है,
आप लोगों को कलर याद नहीं होंगे, लेकिन हम एक चीज याद कर सकते हैं, वो है D0 एंड D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो फिर याद रखिएगा D0 D10 किस किस में हो जाएंगे, Na+2 तो D8 होता है, ठीक है, कॉपर +2 D10 होता है, इस वजह से कट गया क्योंकि हमको दोनों चाहिए। Na+2 D8 होता है, कट गया, खत्म करो। स्कैंडियम+3 जो है वो आपके पास, अच्छा इसमें क्या करें कि बोथ द आयंस इन कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दोनों ही कलर हो, ठीक है। तो उल्टा सोच लिया भाई, मैं एक बार वापस कर लेता हूं। कह रहा है कलर कौन सा है, ये वाला तो कलरफुल होगा, 3D8 होता है, और ये वाला D10 होता है, तो ये तो कलर वाला दिखा देगा, ये कलर नहीं दिखाएगा, तो आंसर ये वाला नहीं होगा, दोनों कलर चाहिए इसको। उसके बाद स्कैंडियम+3 जो होता है वो D0 हो जाएगा, इसीलिए ये कट गया, कलरलेस। ये भी D0 हो जाएगा, कट गया, कलरलेस। इसलिए आंसर सिर्फ कौन सा बचेगा, दोनों। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कलर्ड होंगे। टाइटेनियम जो +4 होता है वो D0 होता है, याद रखना। स्कैंडियम+3 जो होता है वो D0 होता है। जिंक+2 जो होता है वो D10 होता है, मैक्सिमम में आपको यही दिखेंगे। कॉपर+1 जो होता है वो भी क्या था, D10 होता है। नेक्स्ट सवाल, more number of oxidation state are exhibited by the actinoids than by the lanthanoids, the main reason for this is, देखो होता क्या है कि मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनोइड्स, ये कोई बात नहीं हुई। मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d, नहीं, तो फिर तो कैसे होगा, तो ये लिखा हुआ है लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6d एज कंपेयर टू 4f एंड 5d ऑर्बिटल। एक्टिनोइड्स में क्या होता है कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लगता है तो 5f और 6d की जो गैप है वो कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। एनर्जी लेवल सेम है तो इसमें से भी निकालो, इसमें से भी निकालो, बहुत ज़्यादा एनर्जी का अंतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग क्या करते हैं, शो कर लेते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव सिंक्रेज, यस, श्रिंकेजेस। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 4f में की शील्डिंग बढ़ती जाती है, 4f इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गया, सही है। एज द रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4d सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलैरिटीज, इनफैक्ट सिमिलैरिटीज होती है, तो आंसर तो आ ही गया क्योंकि इनकरेक्ट हो गया। आपने देखा होगा टाइटेनियम देन जिरकोनियम देन हॉफनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज हम बराबर कर देते हैं, लगभग बराबर। क्यों कर देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है, किस में लगता है, हॉफनियम में, क्योंकि उसका 72 होता है, तो आफ्टर लेंथेनोइड्स आता है वो, तो उसमें क्या लगता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक, ये तो सही है ना। देयर इज अ डिक्रीज इन द रेडियस, ये भी सही है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तो साइज घटती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर, देखो जो n-1 के n-1d में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस ns2, ns इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मान लो इसको मैंने लिख दिया क्या, इसको लिख दिया मैंने y और इसको लिख दिया x। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है, रेंज वो कहां से कहां तक होती है, सुन लो, x टू x प्लस y। y क्या है, x टू x प्लस y, y होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d, इसको y बोलते हैं। तो बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो ये 2 से ये 2 प्लस 4 हो गया, ये 2 प्लस 5 हो गया, ये 1 प्लस 6 हो गया, ये 2 प्लस 7 हो गया, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ये +2 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये x और ये x प्लस वाई है ना, x टू x प्लस वाई, ये वाला तरीका होता है। इस तरह से निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज डी ब्लॉक में, ठीक है भाई। n-1d के n विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स का +3 सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज पता होनी ही चाहिए और कोई तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज, बताया था जिरकोनियम एंड हॉफनियम होता है, तो ये वाला है, तो ये +4 में भी लगभग सेम साइज ही रखेंगे, जिरकोनियम हॉफनियम में +4 में सेम साइज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Ar3d6, ठीक है।
किसमें 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये यूं कह रहा है। कोबाल्ट +3 में कितना होगा, D6 होगा। Na+3 में D7 होगा। Mn+3 में D4 होगा। Fe+3 में D5 होगा। तो इसका मतलब है यही हो गया फिर तो Ar3D6, और ये क्या होगा, कोबाल्ट +3 के लिए। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो अभी बताया था, ये D0 हो गया। ला लू कलरलेस होते हैं, तो ये एकमात्र बच गया कि कलर शो करने वाला यही होगा। लगभग सारे लेंथेनोइड्स +3 में कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट लालू, है ना, एक्सेप्ट लालू। ट्राईवेलेंट आयन जितने होते हैं लेंथेनोइड्स के, वो सारे +3 में, लगभग सारे +3 में लेंथेनोइड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट लालू। लालू का ध्यान रखना भाई, वाइट होता है वो लालू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है K2Cr2 सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होता है, सही है ना। इसको अपन यहां समझ लेते हैं, जो CrO4 2- होता है वो चेंज हो सकता है Cr2O7 2- में। जब आप देखोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो ये रिडॉक्स चेंज नहीं है। बस ये है कि अगर एसिडिक मीडियम दोगे तो ये ऑरेंज कलर में बदल जाएगा, और अगर आप बेसिक मीडियम दोगे तो ये वापस से येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज वाला जो होता है उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, और इसको बोलते हैं क्रोमेट। बताओ K2Cr2O सॉल्यूशन अगर एसिडिक मीडियम में है तो ऑरेंज होगा, एसिडिक मीडियम करोगे इधर जाएगा ऑरेंज आ जाएगा, सही है। K2Cr2O सॉल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग द pH बियॉन्ड 7। 7 से ज्यादा BH कर रहे हो, मतलब बेसिक मीडियम बढ़ा रहे हो तो इधर आ रहे हो, तो फिर येलो कलर का हो जाएगा, ये भी सही है। ऑन पासिंग H2S ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये H2S में जो सल्फर है -2 में, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मिल्की सॉल्यूशन की तरह दिखता है, येलो मिल्की होता है ना। ये आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है, कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। आप में से कई लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा। टाइट्रेशन में आपको पता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है उसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड इसको यूज नहीं करते। इन्होंने लिखा प्रिफर्ड ओवर K2Cr2O7, नहीं ये प्राइमरी होता है, तो इसका मतलब है पहले इसको प्रेफर करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से हर बार इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो आपको हर बार इसका कंसंट्रेशन मेजर करना पड़ेगा, हर बार इसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट के अंदर भी चेंज आएगा, है ना। तो इसीलिए आंसर हो गया 4। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84 BM। याद रखना बेटा, जितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसने लिख रखा है मतलब N = 2, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 2.84 बोल रहा है, इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। याद रखना, टाइटेनियम +2 में कितना होता है, D2, तो +3 में कितना हो जाएगा, D1। क्रोमियम +2 में D4 होता है, कोबाल्ट +2 में D6 होता है, Ni+2 में D8 होता है। जब आप देखोगे तो इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, एक सेकेंड, कोबाल्ट +2 जो है वो D7 होता है, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हैं, और इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो आंसर भी कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आंसर हो गया आपका, चौथा आंसर हो गया भाई, ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लेंथेनॉइड इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, हाफ फील्ड की वजह से करता है। सीरियम +4 सॉल्यूशन आज वाइडली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग इन, ये सीरियम +4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिखवा रखा है मैंने। ऑल द लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ऊपर आता है। एल्यूमिनियम एस ब्लॉक के बाद एल्यूमिनियम आता है, रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा होती है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम द PR to LU। जब आप LA से इधर जाते हो LU की तरफ,
तो क्या होता है, साइज क्या होती है, कम होती है, तो EN क्या होती है, बढ़ती है, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। EN बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो बेसिक क्या होता है, घटता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, गलत हो गया। समझ में आ गया ये सवाल? तो हमारे पास नहीं, तो ये तो सही हो गया ना, बेसिक नेचर कम बोल रहा है ना, यस 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 यस, तो बेसिक नेचर तो कम ही होता है, सही है, स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट है ये वाला सवाल, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 H2SO4। देखो भाई, हम थोड़ा सा अगर KMnO4 मिला देते हैं किसमें, H2SO4 में, तो H2SO4 क्या करता है, पहले तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा फर्स्ट, तो यहां जाके ऐसा बन जाएगा HMnO4। फिर जो आपका H2SO4 है वो क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पहले H प्लस दे दिया उसने, फिर अब वो क्या कर रहा है, अब इसमें से क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या कर दिया, -H2O कर दिया। अब -H2O कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Mn2O7। ये आपका ग्रीन कलर का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, कोवेलेंट होता है, ठीक है। इसीलिए कंसंट्रेट H2SO4 को मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए यूज नहीं करते। KMnO4 की कोई भी रिएक्शन होगी, अगर आपको मीडियम एसिडिक चाहिए तो आपको कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लेके जाना है। क्यों? क्योंकि ये एसिड तो क्या करेगा, ये H प्लस देगा, ये बना देगा परमैंगनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, परमैंगनिक एसिड बना देगा, और फिर उसी में से पानी निकालेगा, है ना, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो ये क्या कर देगा, Mn2O7 बना देगा, ग्रीन एक्सप्लोसिव कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये। When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some times। क्योंकि जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि इसका रिडक्शन होना स्टार्ट कर देता है ना। उसका रिडक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो +2 में आता है, और मैंगनीज जब +2 में आता है तो वही मैंगनीज, वही Mn+2 किसकी तरह काम करने लग जाता है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। वैसे एज सच इसका आप अगर मैकेनिज्म ढूंढोगे तो वो मैकेनिज्म तो आपको नहीं मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना कि होगा क्या, KMnO4 का रिडक्शन होगा, +2 में आएगा, और जो बनेगा प्रोडक्ट साइड में Mn+2 वही कैटलिस्ट का काम करने लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आज एम्फोटेरिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, बचा एक ही। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, इस V2O5 के साथ एक लफड़ा है बेटा, इसको बहुत सी किताबें, एनसीईआरटी भी डाउटफुल है, एनसीईआरटी भी इसके लिए बोलती है कि मेनली ये एसिडिक होता है बट ये एम्फोटेरिक नेचर भी शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू हमको ऑप्शंस अभी तो सिर्फ V2O5 को एम्फोटेरिक मानकर आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक आयन हैव द ऑलमोस्ट सेम स्पिन। सेम स्पिन किसकी होगी, देखो कोबाल्ट +2 में कितना हो जाएगा भैया, D7 हो जाएगा, है ना। क्रोमियम +2 में कितना हो जाएगा भैया, D4 हो जाएगा। Mn+2 में कितना हो जाएगा भैया, D5 हो जाएगा। क्रोमियम +3 में कितना हो जाएगा भैया, D3 हो जाएगा। जब आप D3 में देखोगे तो n = 3 आएगा, n = 5 आएगा, n = 4 आएगा, और यहाँ पे n = 3 आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों का सेम हो गया, क्रोमियम 3 ये वाला और कोबाल्ट +2 A वाला। तो A और D जो है आपका आंसर हो चुका है ना। सेम नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। क्लियर है भाई, उतना पॉइंट समथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और वो P ब्लॉक में होता है। D ब्लॉक में क्या होता है, इधर से इधर आओगे तो ये जैसे CrO3 हो गया, फिर MOO3 हो गया, और फिर
ये वाला हो गया आपका WOO3। ये भी +6 है, ये भी +6 है और ये भी +6 है। इधर से इधर जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 इंक्रीजेस, ठीक है, विच इज इनवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर। तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये वाला, है ना। तो ये अच्छा, इसको अपन ये भी समझ सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। स्टेबल इन +6 डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि क्रोमियम +6 में क्या होगा? क्रोमियम +6 में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये वाला। अच्छा, इसमें पूछा है कौन नहीं करता है, तो फिर तो बी और सी हो जाएगा। तो BC आंसर हो गया थर्ड, है ना। स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो चेंज नहीं करेंगे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है भाई? ज्यादा है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। YHCl, देखो H2SO4 यूज नहीं होता ना एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोसिव Mn2O7 बन जाता है। फिर याद रखना HCl भी यूज नहीं होता, HBr भी यूज नहीं होता, HI भी यूज नहीं होता, क्योंकि इन सब से क्या बन जाएगा? इन सबको ही बना देगा Cl2, Br2 और क्या बना देगा? I2। तो इसलिए ये भी यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? इसका रीजन क्या है? इसमें HCl के लिए पूछा है। देखा, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज HCl Cl2 विच इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। मीडियम को एसिडिक बनाना था तो सिर्फ H+ देना था, H+ तो दे दिया, मीडियम एसिडिक बन गया। लेकिन साथ में क्या हुआ? Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर दिया। Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद रिड्यूस भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो साथ में Cl2 बना रहा है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वापस रिएक्शन को क्या करेगा? बैकवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। आप क्या कर रहे हो? KMnO4 को रिड्यूस कर कर इधर लाना चाह रहे हो, ठीक है। KMnO4 ने Cl- से Cl2 बनाया, यानी उसको ऑक्सीडाइज किया, तो डेफिनेटली खुद रिड्यूस हुआ होगा, हो गया, खुद रिड्यूस होके +2 में आ गया। लेकिन ये इसको ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना रहा है, तो Cl2 तो फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग वो भी। तो फिर Cl2 क्या करेगा? रिएक्शन को वापस बैकवर्ड ले जाने के चांसेस रखता है, मतलब उस मैंगनीज को फिर से ऑक्सीडाइज करेगा, आपका काम खराब हो जाएगा। वो आया इधर, इसने वापस जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट इसको वापस उल्टा ले जा सकता है, इसीलिए ये काम हम नहीं करते हैं। विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस? कलरलेस अभी बता दिया, ये कलरलेस नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जिंक +2 D10 होता है और ये D0 है। यस, आंसर हमारे पास यही आ गया, है ना। कलर याद नहीं करने हैं, कलरलेस और कलर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना बस। चलिए आएगा नेक्स्ट, Cr2O7। अच्छा, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, उधर डाइक्रोमेट है और इधर क्रोमेट है। तो भैया ऊपर क्या चाहिए? डाइक्रोमेट से क्रोमेट के लिए तो बेसिक मीडियम चाहिए और इसको चाहिए एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे तो चाहिए X, तो हमारा H+ होना, सॉरी H हमारा क्या होना चाहिए? बेसिक मीडियम, और ये हमारा क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम। अगर इधर आना है तो एसिडिक मीडियम। तो देख लो, X तो होगा OH- Y होगा H+, हो गया, बात ही खत्म। पहला ही ऑप्शन सही था, है ना। उल्टा लिखा हुआ है ये, मैंने क्रोमेट से डाइक्रोमेट लिखा हुआ था, इन्होंने डाइक्रोमेट से क्रोमेट लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट, ये सवाल बता देता हूं, ये जो यूरोपियम आपका, इसमें देख लेना, एक सेकंड पहले इसको सही करो, ये सीरियम है। हाँ जी, अब देखो, आपका ये सीरियम +4 होता है, ये जाना चाहता है सीरियम +3 में। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसका A0 सेल लगभग आता है +1.74 के आसपास, तो मतलब ये इधर जाना चाहता है। सिमिलरली जो आपका YB+2 है और EU+2 है, ये क्या करना चाहते हैं? ये दोनों जाना चाहते हैं कहां पर? YB, ये कहां जाना चाहते हैं? ये YB+3 में और EU+3 में जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो YB+2 और EU+2 जो है, इनका A0 सेल भी पॉजिटिव होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये भी क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी सीरियम +4 अगर दिया है तो ऑप्शन काट दो, इसको काट दो। उसके बाद
Mn+2 स्टेबल होता है, उसको भी काट दो, फिर बचते ये दो हैं, और इन दोनों में Yb+2 भी है, Eu+2 भी है, इसमें भी Yb+2 है, Eu+2। तो हमारे पास एक जगह है Cr+3 और एक जगह है Cr+2। मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रोमियम+2 होता है, जो क्रोमियम+3 होता है, से क्रोमियम+2 का जो इनोट सेल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है वो, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्रोमियम+2 से जो क्रोमियम+3 होगा उसका इनोट सेल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो 2 वाला 3 में जाना चाहता है लेकिन 3 वाला 2 में जाना नहीं चाहता है, तो 2 वाला 3 में जाएगा तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्रोमियम+3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हम साथ में कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, क्रोमियम+2 वाला ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? MnO4-2 MnO4 इज स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है। डी ब्लॉक मेटल्स कैन शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद पाई एसिड लिगेंड्स, है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी है मेटलर्जी में, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सही है। KMnO4 does not act as oxidizing agent in alkaline metal. The purest form of iron is wrought iron. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर एक ही बचा भैया सिर्फ जो गलत है, और वो है कि ये KMnO4 दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो एल्कलाइन हो, दोनों में ही काम करता है। ठीक है भाई, +7 से वो प्लस या तो +4 में आएगा या फिर +2 में आएगा। तो ये एल्कलाइन मीडियम है तो Mn+7 से किस में कन्वर्ट होता है, Mn+4 में। जब मीडियम कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा, और जब मीडियम एसिडिक होगा तो यही +7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। तो इसका मतलब है दोनों में ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, फर्क इतना है कि ऑक्सीडाइज थोड़ा ज्यादा किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो थर्ड वाला आपका क्या हो गया, गलत। थर्ड वाला क्या है, गलत है। ठीक है भाई, चलिए ओके। तो ये था हमारे पास D&F ब्लॉक और मेटलर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत छोटी सी देर में करवा दिया तो बहुत कम सवाल करवाए, नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर था तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें तुरंत हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, लाइव में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, ये चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं में से सवाल आपके पास आ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। इसके अलावा जो कुछ आपके पास नोट्स हैं वो पढ़कर जाइए और NCERT रीड करके चाहिए। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।